हम अंबे माँ की सौगंध खाके कहते हैं, शरीफुद्दीन ने हमारे सामने वचन दिया था। सुना अपने शहंशाह, कोई भी राजवंशी अंबे माँ की झूठी सौगंध नहीं खा सकता। माफ कीजिएगा राजा साहब, सदाकत के लिए तो मुगल सल्तनत भी बहुत मशहूर है। कसम तो हमारे शरफुद्दीन ने भी खाई है, और हमें इस बात का यकीन है कि शरफुद्दीन झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। झूठ आप सब बोल रहे हैं। शरफुद्दीन आपका बेटा आदम और स्वयं आप। बस अब एक लफ्ज़ और नहीं। अब हमारी बड़ी अम्मी और हमारे बहनों का झूठा कह रहे हैं, आप उनके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं जिनके हाथ हमेशा हमारी दुआ के लिए उठे। हमें नहीं मालूम कि शरफुद्दीन ने आपको जुबान दी या नहीं, लेकिन हमने अपनी जोधा बेगम को जुबान दी थी कि हम यहाँ कोई फसाद नहीं खड़ा करेंगे। इसलिए हमें उकसाइए मत, क्योंकि हम जंग से पहले न दुश्मनों की गिनती करते हैं, न ही जंग के बाद हम लाशों की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किसी को सबसे अधिक पीड़ा होगी तो वो सुकन्या को, अपमान होगा एक राजवंशी कन्या का, और वो हम सह नहीं पाएंगे। हम राजवंशी अपनी बहु बेटियों के मान के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, उन्हें यूं सामने रखकर क्रय विक्रय का खेल नहीं खेलते। ये जो हो रहा है ये विवाह नहीं व्यापार है, ये राजवंशी धर्म के विरुद्ध है। इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। हम आपका सम्मान करते हैं कुंवर प्रताप, आपका कथन सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि वो दुर्ग हमें देने का वचन दिया गया। दुर्ग दुर्ग दुर्ग, यदि दुर्ग चाहिए तो एक सच्चे राजवंशी की भांति युद्ध करें, जी लीजिए उनसे। वो व्यापारियों के जैसे मोल भाव क्या करते? कुंवर बजेंद्र, आप हमारे मित्र हैं, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ये सब सही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप, हमने भी सदैव आपको अपना मित्र ही समझा है और आपकी दी हुई सीख का आदर किया है, किंतु इस विषय। तुम शांत रहो कुंवर बजेंद्र, तुम अभी भी छोटे हो और अनुभवहीन हो। कुंवर प्रताप, हम राजवंशी मान के लिए ही हट कर रहे हैं। ये अब हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। हमें वचन देकर वो पलट गए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको हमारा साथ देना चाहिए। साथ तो भी इस विषय पर कदापि नहीं। आप राजवंशियों की मर्यादा को धूल में मिला रहे हैं। एक राजवंशी वचन लेता है अपनी मित्रता का, अपनी सुरक्षा का वचन काहे लेते हैं? वो लेते हैं जो अपनी सुरक्षा करना ना जानते हो। आप एक राजवंश में जन्मे हैं, तलवार चलाना जानते हैं आप, द्वंद्व कीजिए। कन्याधन दान है जिसे सिर झुकाकर ग्रहण किया जाता है, हट करके उसे मांगा नहीं जाता। वीर भोग्या वसुंधरा, धरा उसकी जो उस पर शासन कर सके, दुर्ग उसका जो उसे लड़कर जीत सके। यदि दुर्ग चाहिए उसके लिए युद्ध करना हो तो प्रताप प्रस्तुत है, किंतु इन व्यापारियों के तोल का साधक बनना वो हमें स्वीकार नहीं। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, बारात वही श्रेष्ठ होती है जो वधू को साथ लेकर लौटे। तो बिना वधू के लौटे उस बारात के वर को युद्ध में हारे हुए राजा के समान, एक दंडित राजा के समान मानते हैं। प्रयास करिएगा कि आपके माथे पर यह कलंक ना लगे। आप कहां जा रहे हैं प्रताप? हमें बहुत दुख है कि जो भी हुआ एक राजवंशी बहन के विवाह में हुआ, और अब जो होगा वो विवाह नहीं व्यापार होगा, मोल भाव होगा, तो हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रताप, आप रुक जाइए, हम अवश्य कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। नहीं भारमल जी, यदि बात मान और मर्यादा की होती तो हल तलवार की नोक से लिखा जाता, किंतु हमें दुख है कि यहाँ पर हाथ जो उठ रहे हैं वर पक्ष के, वो तलवार उठाने के नहीं, एक दिए हुए वचन की दुहाई देने के, और वो हमें पसंद नहीं। नहीं प्रताप, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आप कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हमने आपको विधिवत विदा नहीं किया है। विदा होने तक हम यहाँ पर रुक गए तो कई कायर इस संसार से विदा हो जाएंगे भारमल जी, किंतु नहीं, हमने आपको वचन दिया है, हम यहाँ पर संबंध निभाने आए, तलवार उठाने नहीं। आज्ञा दीजिए। समधी साहब, आप हमारी व्यथा और कठिनाई को समझने का प्रयास कीजिए। हमें विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर हो सकता है कि समझने में कोई भूल चूक हो गई हो। भूल चूक का कोई प्रश्न ही नहीं है भारमल जी। राजवंशी कभी असत्य नहीं बोलते। अकारण ही सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा भंग करवाना भला कौन चाहेगा। मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न तो हमारे लिए खड़ा हो गया है समधी साहब। सुकन्या की बारात अगर लौट गई तो राजा जी, हम आपकी बात से धवलगढ़ के राजा हम हैं। ये निर्णय हमारा ही होगा भारमल जी। दुर्ग नहीं तो यह संबंध नहीं। ठीक है, आप हमें थोड़ा समय दें ताकि हम शहंशाह से विचार विमर्श कर सकें, उन्हें मना सकें। यदि हम आपको समय दे भी दें तो क्या आप हमें ये वचन देते हैं कि रतनपुर का दुर्ग हमें मिलेगा? समधी साहब, हम वचन तो नहीं दे सकते क्योंकि रतनपुर उनके अधिकार क्षेत्र में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दुविधा को सुलझाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, वही हम आपसे मांग रहे हैं। आपने जीवन देखा है, आप हमारी समस्या को समझ सकते हैं। देखिए, इतने अपमान के पश्चात तो हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना था, परंतु आप राजवंशी हैं, इसलिए आपकी बात को थोड़ा मान तो देना ही होगा। हम आपको थोड़ा समय देते हैं, किंतु स्मरण रहे कि आपके पास अधिक समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिए, आने में थोड़ा विलंब हुआ, वो बापूसा से छिपकर आना पड़ा। कहिए, आप क्यों मिलना चाहते थे हमसे? क्योंकि हमें लगा वो केवल आप ही हैं जो हमें समझ पाएंगी। हमारी कुंवर प्रताप से बात हुई, दुर्ग के नाम पर जो भी क्लेश चल रहा है वो उचित नहीं है। ये कन्याधन दान से अधिक व्यापार लग रहा है। आज जो कुछ भी हुआ वो शुभ नहीं था। तो आप अपने बापूसा से बात क्यों नहीं करते हैं? आप समझ सकते हैं जोधा जी, हमारे संस्कार हमें अपने माता पिता के समक्ष बोलने की अनुमति नहीं देते, परंतु हम सुकन्या से विवाह करना चाहते हैं। हमारे पिताश्री जिस बात पर अड़े हुए हैं वो उनका हट नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। शरीफुद्दीन स्वयं चलकर हमारे पास आए थे और उन्होंने ही कहा था कि विवाह के उपलक्ष्य में ये दुर्ग हमें भेंट में दिया जाएगा। अब यदि बापू साहब इस किले के बिना विवाह स्वीकार करते हैं तो हम सबके समक्ष झूठे साबित होंगे। और आप तो जानती हैं जोधा जी, राजवंशियों के लिए मान और वचन की कितनी प्रतिष्ठा है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं, और हमसे अधिक आपके परिवार के साथ। हमें ज्ञात है हमारे पिताश्री की हट आपको लालच लग रही है। एक स्त्री के मान के आगे दुनिया का कोई भी दुर्ग मूल्यवान नहीं होता, किंतु हम ये भी जानते हैं कि यदि वो दुर्ग हमारे पिता को नहीं सौंपा गया तो वो हमारा सुकन्या का विवाह नहीं होने देंगे। तो अब आप अपनी बात बताइए, क्या आपके लिए भी सुकन्या से अधिक महत्वपूर्ण दुर्ग है? यदि ऐसा होता तो हम आपको मिलने के लिए यहाँ नहीं बुलाते। हम सुकन्या से विवाह करना चाहते हैं। कन्याधन दान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है हम इसका विरोध करते हैं। हमें ये दुर्ग नहीं चाहिए। आपको जो कहना था आप कह चुके। अब आप यहाँ से जाइए। और हाँ, आपके विचार जान के हमें प्रसन्नता हुई। जोधा, जोधा, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। समधी शाह ने शपथ लेकर कहा है कि उन्हें दुर्ग देने का वचन दिया गया था। शहंशाह कहते हैं कि उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। शरीफुद्दीन स्वयं चलकर हमारे पास आए थे और उन्होंने ही कहा था कि विवाह के उपलक्ष्य में ये दुर्ग हमें भेंट में दिया जाएगा। जोधा, जो तू कह रही है वो सत्य है।
सत्य को सिद्ध करने के लिए हम अतिथि कक्ष में वेश बदल कर जा रहे हैं। दादी साहब, हमें रोकिएगा मत, हमारे पास समय बहुत कम है। और इससे पहले सुकन्या की बारात लौट जाए, हमें दोषी को शहंशाह के सामने लाना ही होगा। दादी साहब, आप ही ने तो हमें सीख दी थी ना कि रानियों के कई उत्तरदायित्व होते हैं, और आज तो हम पर दुगुना उत्तरदायित्व है, एक बेगम होने का और एक बहन होने का। थारा निर्णय क्या है नहीं जानती, पर थारा लक्ष्य और भावना उचित है। बेटा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन तुझे सचेत करते हैं कि सावधान रहना। माँ अम्बे तारा पर कृपा बनाए रखे। जा बेटा जा, निभा ले अपना उत्तरदायित्व। हे अम्बे माँ, जोधा की रक्षा करना। आज तो कुछ भी पिला दो आदम। हे बांदी, इधर आ। दो चांबर। अरे, हमसे शर्मा रही हो? हमसे क्या पर्दा, हम तो तुम्हारे मेहमान। आओ, थोड़ा वक्त हमारे साथ नहीं आदम। कभी तो मौके और वक्त का लिहाज करो, यहां नहीं। ए बांदी, जाओ तुम। आदम, आज तो बिना पिए ही नशा हो रहा। होना भी चाहिए, कामयाबी जो मिलने वाली है, मानना पड़ेगा। क्या चाल चली, सबको नचवा दिया। जलाल कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका बहनोई और सूबेदार से झूठ बोल सकता है। यहाँ जलाल को हम पर शक नहीं होगा, और वहाँ जोधा बेगम वजिंद्र पर यकीन करेंगी। तो अब शुरू होगा जोधा जलाल में असली घमासान। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अदाकारी की तारीफ करूं या फिर तुम्हारी हिम्मत की। शहंशाह के सामने साफ मुकर गए कि धवलगढ़ वालों से कभी ऐसा कोई वादा किया। यही तो चाल थी, वहां झूठ बोलकर शादी तय कराई और यहां मुकर कर शादी तुड़वा दी। हाँ। एक तीर से दो शिकार। तब एक दूसरे को गुनहगार समझेंगे और हम यहां अपनी पहली फतह का जश्न मनाएंगे। यहाँ क्या कर रही हो दासियों? थोड़ा तो समय का ध्यान रखो, अतिथियों के विश्राम का समय हो रहा है। जाओ यहाँ से। प्रणाम। आप लोगों को यहाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? जी नहीं। प्रणाम शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जोधा बेगम, आपके राजवंशी ने हमारी बड़ी अम्मी, हमारे बहनों, हमारे दूध भाई की बेइज्जती की। उसके बाद हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आपको सत्य का भान नहीं है तो आप हमें सच बताएंगे? ठीक है, सुनाइए अपनी कहानी। ये कहानी नहीं है। अचल सिंह और वाजेंद्र सिंह जी सच बोल रहे हैं। उन्हें रतनपुर का दुर्ग देने का वचन दिया गया था। अच्छा, फिर? जी, सूबेदार शरीफुद्दीन ने स्वयं उनके सामने रतनपुर के दुर्ग की बात रखी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुर्ग आपको सबसे अधिक प्रिय है। वाकई
बात करने के फन में माहिर हैं हम। जोधा बेगम अचल सिंह ने हमारे रिश्तेदारों को झूठा कहा और अब वही बात चाशनी में लपेट कर दोबारा कह रही। हम एक बार कह चुके हैं, फिर से कहेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। सुनना होगा आपको। आप शहंशाह सच से भाग नहीं सकते हैं। और सच ये है कि इस अहंकार की लड़ाई में सबसे अधिक घाव हमारी बहन सुकन्या को लग रहे हैं। हम नहीं चाहते मंडप में जाकर बारात लौट जाए, और यदि ऐसा हुआ तो इसके पीछे हाथ उन लोगों का होगा जिन्हें आप अपने लोग कह रहे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए जोधा बेगम। आखिर शरीफुद्दीन झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि विवाह हो। सुकन्या की शादी नहीं हुई, ये उनका नहीं हमारा फैसला है जोधा बेगम। और हमारी बेगम होने के नाते आपको हमारा साथ देना चाहिए, ना कि उनका। आपको हमारे रिश्तेदारों पर यकीन होना चाहिए, ना कि उन पर जिन सब तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है। हम केवल सत्य का साथ दे रहे हैं। कौन सा सच जोधा बेगम? अचल सिंह झूठ बोल रहे हैं। हम उस सत्य की बात कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं सूबेदार शरीफुद्दीन के मुख से सुना है। क्या कोई सबूत है आपके पास जिससे हम ये न माने कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं? ठीक है, हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है ना, परंतु अपनी बहन बख्शी बानू पर तो होगा। उन्हें बुलाइए और पूछिए उनसे। हमारी बहन को फौरन ये पैगाम दिया जाए कि हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। और आपको हमारी एक बात माननी होगी। बख्शी बानो के मुख से सत्य सुनने के बाद आपको कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे हमारी बहन का संबंध न टूटे। और अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो? फिर आप जैसा चाहें, हमें स्वीकार होगा। ठीक है। भाईजान, आपने इस वक्त हमें बुलाया? सब खैरियत तो है ना? ये कह रही हैं कि हमारे बहनोई आपके शौहर शरीफुद्दीन ने सुकन्या की शादी रोकने की साजिश की और इस बारे में आपको बताया, तो क्या ये सच है? जब ये शादी होगी ही नहीं तो सारे तोहफे वापस आ ही जाएंगे ना। वो ऐसा क्यों करने लगे? वो तो हमारे साथ सुकन्या के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे। और भाभी जान, आपको गलतफहमी हुई होगी। शरीफुद्दीन साहब ऐसे नहीं हैं, बड़े नेक इंसान है वो। बख्शी बानो, आप ये बस। जीजी आप? सुकन्या, हम सब का अनुमान अनुचित था। जो कुछ भी हुआ उसमें कुंवर बाजेंद्र सिंह का कोई दोष नहीं, उनमें कोई खोट नहीं। उन लोगों को जानबूझकर भ्रमित किया गया। जीजी हम कुछ समझे नहीं। दोषी हमारे ससुराल वाले हैं, और ये बात हमें अभी ज्ञात हुई। अभी ज्ञात हुआ? हम कुछ समझे नहीं जीजी। और आप इतने क्रोध में क्यों है? क्रोधित ना हो तो क्या करें? हम सबके सामने शहंशाह का इतना पक्ष ले रहे हैं, और वो है कि उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। हम पर विश्वास करने की अपेक्षा उन्होंने। रुकिए जीजी, अब ये मत कहना कि आपने हमारे कारण जीजा साहब से झगड़ा किया। झगड़ा किया तो किया, और क्यों ना करे। उनके लोगों के कारण तुम्हारे विवाह में इतनी अड़चनें आ रही हैं। हम चुप नहीं रह सकते। तुम हमारी छोटी बहन हो और आप हमारी बड़ी जीजी हैं। जीजी, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण आप जीजा साहब से झगड़ो। जीजी, हमारा ब्याह नहीं हुआ है, पर आपका हो चुका है। जो संबंध हुआ नहीं, उसके कारण बने हुए संबंध को नहीं तोड़ते जीजी। और ये हमने आपसे ही सीखा है। जीजी, आप हमें वचन दीजिए, आज के बाद आप जीजा साहब के सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं करेंगी, उन्हें व्यतीत नहीं करेंगी। वचन दीजिए हमें। और तुम्हारी व्यथा का क्या सुकन्या? यदि कल को बारात लौट जाती है तो जो पीड़ा हमारे परिवार वालों को भोगनी होगी उसका क्या? तो क्या हुआ जीजी, हमारा ब्याह नहीं होगा, यही ना। मानती हूँ कि बारात लौटने का दुख बहुत बड़ा होता है, पर आपका और जीजा साहब का संबंध विच्छेद उससे भी बड़ा होगा। जीजी, जीजा साहब के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप फूटी आंख नहीं सुहाती। अगर जीजा साहब रुष्ट हो गए तो उन्हें तो अवसर मिल जाएगा। वो लोग आपसे प्रतिशोध लेंगे जीजी, आप पे ताने करेंगे, ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि आप घुट कर रह जाएंगे। और जीजी, हम नहीं चाहते कि आप पर कोई भी आ जाए। बड़ी अम्मी ठीक कह रही है अम्मी जान।
उन्होंने हमारी बहन को ढाल बनाकर हमारे बहनों को बदनाम करने की कोशिश की। जलाल पूरे मन से बेगम जोधा की बहन सुकन्या के निकाह में शरीक होने आए थे। मलिका आजम इतने सारे तोहफे लाए, अपने अजीजों को साथ लेकर आए, लेकिन बदले में बेगम जोधा ने उन्हें क्या दिया? उसी खानदान के खिलाफ वो खड़ी हो गई जिसमें उनका निकाह हुआ। मलिका आजम बेगम जोधा जलाल पर दबाव डाल रही है रतनपुर का किला राजवंशियों को देने के लिए। हम क्षमा चाहते हैं, आप लोगों की वार्तालाप में हमने विघ्न डाला, परंतु जो कुछ हुआ है उसी के लिए हम क्षमा मांगने आए। शहंशाह, हमें हमारी भूल का एहसास हो गया है। ये भूल नहीं है बेगम जोधा, ये गुनाह है। और कोई भी बेगम अपने शहंशाह के खिलाफ खड़ी नहीं होती, ये बेगम का फर्ज नहीं है। हम स्वीकार करते हैं, अब जो भी कह रही है सच कह रही है। आपने हमें कक्ष में आकर जो कुछ भी समझाया उससे हमें हमारी भूल का एहसास हुआ। और सही तो है, अब आगरा हमारा पहला परिवार है, आमेर नहीं। और हमारा धर्म बनता है कि हम अपने परिवार का साथ दें। बड़ी अम्मी, हम अपनी आयु में छोटे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारी भूल बताई। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि शहंशाह अपना किला धवलगढ़ वालों को दे। अपने ही पति से की गई अनुचित मांग का हम समर्थन नहीं कर पाएंगे, भले ही वो मांग राजवंशियों ने क्यों न की हो। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। शरीफुद्दीन जी साहब, हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं कि हमने आपको दोषी ठहराया। शहंशाह, हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं। हमारे कारण बख्शी बानू को इस बात ही आपके समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा जिससे उनके मन को ठेस पहुंची। हम आशा करते हैं कि हमारा पूरा परिवार हमें क्षमा कर देगा। ये सच है कि हम चाहते थे कि सुकन्या का विवाह ना रुके, परंतु यदि उसके कारण कोई हमारे परिवार पर, हमारे पति पर, पति की अम्मी जान और बहनों पर उंगली उठाए, ये हमें स्वीकार नहीं। इसलिए आपके हर निर्णय में हम मन से आपके साथ हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि आपको किसी के भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मूल्य पर आप अपना किला अचल सिंह जी को नहीं देंगे। यदि इसके कारण बारात लौटती है तो लौट जाए। हमें विश्वास है कि आप हमारी बहन सुकन्या के लिए कोई और योग्य वर तो ढूंढ ही लेंगे। हम अब पहले शहंशाह की बेगम, बाद में आमिर की बेटी। शहंशाह का मन और शब्दों को महत्व देना हमारे लिए अधिक आवश्यक है। अतका साहब, हम रुखसत लेने से पहले राजा भारमल और अचल सिंह से मिलना चाहते हैं। जो हुक्म शहंशाह। इस तरह
तरह से इन्होंने हमसे रतनपुर का किला मांगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन फिर हम जो काम शुरू करते हैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ते, तो आज भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ आए थे राजा भारमल की बेटी की शादी करवाने के लिए, उसे करवा कर ही वापस जाएंगे। हमने कोई जुबान नहीं दी थी रतनपुर का किला देने के लिए, लेकिन हमने राजा भारमल को ये जुबान जरूर दी थी कि हम उनकी बेटी की शादी में शिरकत करेंगे और वो सारी रस्में निभाएंगे जो एक दामाद को निभानी होती हैं। हमने सुकन्या का रिश्ता विजेंद्र के साथ तय किया, तो सुकन्या की शादी विजेंद्र के साथ ही होगी। राजा भारमल जी, जिस तरह से आपकी बेटी हमारे खानदान का एक हिस्सा है, उस तरह से हम भी आपके खानदान का एक हिस्सा हैं। तो उस नाते हम आमिर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। हम इन्हें वो किला देने को तैयार है। अलगा साहब, यह हमारी शाही मोहर लगा रुका है। इस दस्तावेज में बात तस्दीक की गई है कि रतनपुर अब से आपका। यदि ऐसा है तो हमें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। अब रतनपुर पर कब्जा आपका हुआ, अब ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। हम चाहेंगे कि सुकन्या की डोरी धवड़कर के लिए ही रवाना हो, उसके बाद हम भी आगरा वापस लौट जाएंगे। राजा भारमल जी, धवलगढ़ की राजवधु को हम यहां से लेकर ही जाएंगे। इजाजत दीजिए। हम ये तो नहीं जानते कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि शहंशाह ने अपने फैसले को बदल दिया, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे बेगम जोधा, रतनपुर का किला राजा औचत सिंह को दिलवा कर आपने मुगल सल्तनत का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। शहंशाह की जंग जीतने की ताकत को कम कर दिया है आपने। बेगम अपने शौहर के खिलाफ खड़ी हो गई आप। अब हिंदुस्तान भर में यही पैगाम जाएगा कि मुगल सल्तनत के शहंशाह ने एक छोटी सी रियासत के राजा साहब के सामने अपने घुटने टेक दिए। पहली बात, शहंशाह ने घुटने टेके नहीं, बल्कि इस निर्णय के बाद उनका सर और भी ऊंचा हो गया। उन्होंने ये संबंध जोड़ा था, यदि ये टूट जाता तब अवश्य पूरा हिंदुस्तान उन्हें नीची दृष्टि से देखता। दूसरी बात, हम अपने पति के विरुद्ध नहीं गए, बल्कि हमने उन्हें अपने साथ कर लिया है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने ऐसा क्या किया, तो महामंगा जी, अनजाने में सही आपने हमें हमारी भूल का अनुभव करवा दिया। आपने हमें सीख दी कि हर बार हमें अपने पति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, और हमने अपनी भूल सुधार ली। हमने सोचा और पाया कि शहंशाह ईंट के प्रहार का उत्तर पत्थर से देते हैं और विनय का उत्तर और भी अधिक विनीत होकर वो बुरे के साथ बुरे हैं और भले के साथ भले। तो हमने सोचा क्यों हर बार हम अपने पति के सामने बुरे बने, इसलिए हमने भले बनने का निर्णय लिया। हमने बड़प्पन दिखाते हुए क्षमा मांगी और उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए दुर्ग दे दिया। हो सकता है बेगम जोधा इसमें आपकी फतह हुई हो, लेकिन शहंशाह की शिकस्त हुई है आपकी वजह से। शहंशाह का मन कौन पढ़ पाया है आज तक? उन्होंने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा। वैसे महामंगा जी, हमें क्षमा कीजिएगा, विलंब हो रहा है। शहंशाह से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है हमें। आप मार्ग छोड़ेंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।